हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन। अब मैथ्स का सेक्शन हमने स्टार्ट किया हुआ था। हमने लास्ट क्लास में 46 क्वेश्चंस तक कवर कर लिए थे। आज की क्लास में हम 47th क्वेश्चन से कवर करेंगे सो दैट आपका पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर यहीं पे अटैम्प्ट हो जाए। हमारा क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 260 स्टूडेंट्स अपीयर 260 स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं। आउट ऑफ दिस 68% स्टूडेंट्स आर पास्ड इन मैथ्स में 68% स्टूडेंट्स ने पास कर लिया। साइंस में 72% स्टूडेंट्स ने पास कर लिया एंड 20% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। और अगर हम फेल की बात करें, दोनों सब्जेक्ट में 20% स्टूडेंट्स फेल हैं। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा हाउ मैनी स्टूडेंट्स पास्ड इन द बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट्स में कितने बच्चे पास हैं। ये आप हिंदी में भी ये क्वेश्चन देख सकते हो और ऑप्शंस आपके पास हैं 104, 132, 148 एंड 156। फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल कितने स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में पास हैं। हमें पता है टोटल स्टूडेंट 60 हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 260 हैं। जो मैथ्स में पास हैं वो 68% है। तो आई होप आप 68% निकालना आता है आपको। 68% ऑफ 260 निकाल लोगे। ऑफ का मतलब आपका मल्टीप्लाई होता है, परसेंटेज को हटा के आप क्या लगाते हो, डिवाइड में 100 लगाते हो एंड इंटू 260 you will cut 0 with the 0. After solving 68 into 26 and divided by 10 you will get 176.8. तो जो आपके स्टूडेंट्स पास हुए हैं मैथमेटिक्स में इट्स 176.8. सिमिलरली आपसे 72% पास बोले गए हैं साइंस में, तो आप 72% भी सेम तरीके से निकाल लोगे। 72/100 इंटू 260। अगेन आप मल्टीप्लाई करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 187.2। तो आपके पास कितने आए हैं? 187.2। यहाँ मैं रब करके लिख रही हूँ जितना हमारा आंसर आया था सो दैट आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाए कि कैसे क्या करना है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे आपने किस तरीके से सॉल्व करना। तो मैथमेटिक्स के पास जो आपका आया था वो कितना आया? 176.8 आ गए। और जो साइंस में आए हैं वो आपके पास कितने आए हैं? 187.2। नेक्स्ट इज 20% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। दैट मीन्स आप 20% निकाल लोगे किसका? 260 का। ये तो सिंपल ही है, 0 से ये 0 कट, 0 से ये 0 कट। व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 26/2 यू विल गेट 52। नाउ क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। दोनों सब्जेक्ट में कितने पास हैं। तो उसके लिए आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है आपका। ये आपका सेट्स चैप्टर में से आ जाता है क्वेश्चन जर्नली। तो इसमें आपको पता है जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो किसके बराबर होते हैं। टोटल हमारे 260 थे, तो ये किसके बराबर होते हैं? जितने साइंस में पास हुए हैं प्लस जितने आपके मैथ्स में पास हुए हैं, मैथ्स और साइंस में जितने पास हुए हैं, प्लस आपके जितने फेल हुए हैं माइनस जितने दोनों में आपके पास हुए हैं। हमें दोनों में पास हुए नहीं पता, दैट इज लेट इट बी एक्स। तो ये आपका क्या आ जाएगा? एक्स। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। आपने इसमें क्या लिखा है? जितने मैथ्स में पास हुए हैं प्लस जितने साइंस में पास हुए हैं प्लस जो दोनों में फेल हुए हैं, उनका टोटल करके आपने सब्ट्रैक्ट किसको करना है? जो दोनों में पास हुए हैं। जब आप इन तीनों टर्म्स को सॉल्व करोगे यू विल गेट 416। इन तीनों को ऐड करके आपके पास क्या आएगा? 416 आएगा। माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 260। फिर आप ये एक्स इधर ले जाओगे, 416 में से आप क्या माइनस करोगे? 260 माइनस करोगे। जब आप माइनस करोगे यू विल गेट 156। सो फोर्थ इज ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर नहीं पता लगा, कोई डाउट हुआ, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन कि मैम ये कैसे आया। आई विल डेफिनेटली टेल यू अगर किसी को कोई भी डाउट है। बाकी एक बार आप थोड़ा सा वीडियो बैक करके देख लोगे, आपको क्लियर हो जाएगा। बट अगर फिर भी रहता डाउट यू कैन आस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस में से आ गया हुआ है। बाय सेलिंग 18 आर्टिकल्स अ शॉपकीपर लूजेज सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स। अगर 18 आर्टिकल सेल करता है तो शॉपकीपर को कितना घाटा होता है? जितने 2 आर्टिकल्स को सेल करने पे होता है। व्हाट इज इज लॉस परसेंट? उसके लॉस परसेंट पूछिए। हिंदी में भी ये लिखा है, अगर 18 वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार 2 वस्तुओं की बिक्री मूल्य खो देता है तो उसे कितने % हानि होगी, ये आपने बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये तो आपको पता है ना कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का क्या कंसेप्ट होता है लॉस में। ये भी आप लोगों को पता होगा। लॉस क्या होता है? CP माइनस SP। लॉस परसेंटेज निकालनी है तो लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस अपॉन CP इंटू 100। आई होप इतनी टर्म आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब हमें क्या पता होना चाहिए? SP पता हो, CP पता हो, ताकि हम इस पर फॉर्मूला लगा दें। अगर हम क्वेश्चन देखें तो उन्होंने क्या बोला, जो सेलिंग प्राइस है 18 आर्टिकल्स का, उस पर उसको कितने का नुकसान हुआ है? 2 आर्टिकल्स का लॉस हुआ है। ये तो आपको पता है। अगर सेलिंग प्राइस 18 आर्टिकल्स है, पहले तो कॉस्ट प्राइस 18 आर्टिकल्स के इक्वल ही होएगी।
18 आर्टिकल खरीदेगा तभी बेचेगा। इसको घाटा हुआ है कितना, 2 आर्टिकल्स का, मतलब माइनस हो गया कितना, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स। 2 आर्टिकल्स का इसको नुकसान हुआ है तो हमने क्या लिख लिया, माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल। ये माइनस वाली टर्म सेलिंग प्राइस इधर ले जाओ तो सेलिंग प्राइस ऑफ 18 प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ 18 आर्टिकल्स। या अगर आप दूसरी लैंग्वेज में समझो 20 सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 18 कॉस्ट प्राइस, ये आ गया। नहीं तो इसको अगर आप और एक लैंग्वेज में समझो, वैसे तो ये मैंने आपको बिल्कुल जो मेन फॉर्मूला होता है जैसे होता है कंसेप्ट वो बताया, नहीं तो आप खुद बताओ 18 आर्टिकल बेचने पे 2 आर्टिकल्स का नुकसान हुआ है, मतलब उसने बेचे जितने 20 आर्टिकल बेचे वही 18 को की कॉस्ट प्राइस पे उसने 20 आर्टिकल बेच दिए, काइंड ऑफ यही हो गया। 18 में अगर आप 2 ऐड करोगे मतलब 20 आर्टिकल बेचे उसने, कितने की कॉस्ट प्राइस पे, 18 की कॉस्ट प्राइस पे 20 आर्टिकल उसने बेच दिए। तो ये आप इससे भी कंसेप्ट से भी देख सकते हो। अगर आप लाइन को ध्यान से पढ़ो यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है 18 पे बेचने पे 2 आर्टिकल्स का नुकसान हुआ है, मतलब खरीदने पे जैसे अगर उसके 18 से कॉस्ट प्राइस थी, 18 ही सेलिंग प्राइस होनी चाहिए थी, पर 2 उसने एक्स्ट्रा लॉस में बेच दिया, मतलब उसने 20 बेच दिए। तो 20 सेलिंग प्राइस आपकी किसके इक्वल आ गए, 18 कॉस्ट प्राइस के इक्वल आ गए। अगर इसकी मैं कटिंग कर दूं तो क्या आ जाएगा, 10 सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 9 कॉस्ट प्राइस। अगर आप सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को एक साइड रख दोगे, मतलब आप सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस करोगे तो ये आपका क्या आएगा, 9/10। दैट मीन्स जो आपका सेलिंग प्राइस आया वो किसके इक्वल आया, 9 के, और जो कॉस्ट प्राइस आया वो किसके इक्वल आ गया, 10 के। हमें लॉस परसेंटेज चाहिए, पहले लॉस निकाल लो। लॉस क्या आ जाएगा, CP माइनस SP, मतलब 10 माइनस 9 जो आपका कितना आ गया, 1। फिर लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे, वो क्या होता है, लॉस अपॉन CP जो कितना था आपका 10 इंटू 100, 0 से 0 कैट यू विल गेट 10%। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 10%। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप डेफिनेटली अपना डाउट जो भी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नो इशू एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, फॉर द टाइम मैं इसको छोड़ रही हूँ क्योंकि इसके लिए आपको प्रॉपर कंसेप्ट बताना पड़ेगा। ये नेक्स्ट वीडियो में मतलब प्रॉपर एक क्वेश्चन इसी के ऊपर मैं करवाऊँगी सो दैट आपका ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। वैसे है ईजी, कोई एज सच डिफ़िकल्ट नहीं है, बट मुझे एक बार इसको अच्छे से कंसेप्ट से आपको बता दूँ, इसलिए फॉर द टाइम मैं ये वाला क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे जब पेपर में आया था इसमें डिस्पेरेंसी आई थी इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया था कैंडिडेट्स के लिए, बट आपको पता होना चाहिए अगर दोबारा ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। क्वेश्चन है, अ पर्सन टेक अ लोन एट सिंपल इंटरेस्ट 4% फॉर द फर्स्ट ईयर विद एन इंक्रीज ऑफ 0.5% इन ईच ईयर। एक पर्सन है उसने लोन लिया है 4% इंटरेस्ट पे पहले साल, हर साल उसका 0.5% इंटरेस्ट बढ़ता है। इफ़ ही पेड, उसने टोटल 5390 रुपीज़ विद इंटरेस्ट पे किए हैं आफ्टर 4 ईयर्स, तो हाउ मच लोन डिड ही टेक, उसने कितना लोन लिया, मतलब आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है इस क्वेश्चन की। एक बार हिंदी में भी देख लो। एक व्यक्ति है अगर प्रत्येक आगामी वर्ष के लिए 0.5 की वृद्धि के साथ 4 प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर ऋण लेता है, तो उसने 4 साल बाद ब्याज के रूप में 530 रुपीज़ का भुगतान किया, तो उसने कितना ऋण लिया था, कितना उसने सेलिंग प्राइस ली थी, आपसे वो पूछी है। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से स्पेशल उन्होंने लिखा हुआ है टेक लोन एज अ सिंपल इंटरेस्ट, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, P इंटू R इंटू T/100, जिसमें आपका P क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू जो उन्होंने लोन लिया है, R कितने रेट पे लिया है, T कितने टाइम पीरियड के लिए लिया है, अपॉन 100 ये आपका इंटरेस्ट निकलता है। हमें ये नहीं पता P क्या है, हमें P निकालना है, पर हमें बाकी चीज़ें तो पता है ना। हर साल उसने 0.5% पे लिया, मतलब अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर उसका परसेंट आपका 4 था, सेकेंड ईयर में 0.5% की वृद्धि हुई, इंक्रीमेंट हुआ, मतलब सेकेंड ईयर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा वो कितना रहा, 4.5% रहा। थर्ड ईयर फिर 0.5% का इंक्रीज़ हुआ, मतलब 5% हुआ। फोर्थ ईयर फिर 0.5% का इंक्रीज़ हुआ, मीन्स 5.5% हुआ। तो ये आपके 4 सालों की जो कितना इंटरेस्ट है वो आपके पास आ गया, हर साल उसका इतना। टाइम हर साल एक एक ही है, इसलिए टाइम हर केस में आपका 111 ही रहा।
टोटल इंटरेस्ट उसने कितना दिया, 5390 दिया। इसको मैं नीचे कर देती हूँ यहाँ पे। देखो 5390 आपका टोटल इंटरेस्ट था। अगर हम देखें फर्स्ट ईयर हमें एक्स अमाउंट है, हमें नहीं पता, रेट हमारा 4% था, टाइम 1 ईयर का था और अपॉन में 100। ऐसे सेकेंड ईयर हमें ये नहीं पता अमाउंट मतलब प्रिंसिपल कितना है, इंटरेस्ट 4.5 का, 1 साल के लिए था 100। अगेन हमें प्रिंसिपल नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, 1 साल के लिए था अपॉन 100। एंड लास्ट फोर्थ ईयर में हमारा 5.5% पे था, 1 साल के लिए था अपॉन 100। अगर आप देखोगे x/100 हर किसी में से कॉमन आ जाएगा आपका, और आपके पास अंदर क्या बचेगा, पहले में 4 बच गया, देन 4.5 बच गया, देन 5 बच गया एंड देन 5.5 बच गया। ये आपके पास अमाउंट बच गई जो किसके इक्वल, आपके 5390 के इक्वल आ गए। जब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे, ये 100 उधर ले जाओगे, 5390 100 x, जब आप इसको मल्टीप्लाई करो प्लस करोगे 4 5 9 और इसको करोगे 10, तो 10 + 9 दैट इज़ 19। फिर 5390 0900 को 19 से डिवाइड करोगे, जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 27942। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था वो 27942 था, और ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, इस वजह से ये क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया गया था फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। बट आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन आ सकता है रिपीट, तो आपको इसका सारा मेथड पता होना चाहिए। होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से आया, तो आप देख सकते हो प्रॉफिट लॉस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटरेस्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन एक ही बारी में दो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको पहले तो ये फॉर्मूला जो सबसे बेसिक फॉर्मूला वो आपको पता होना चाहिए, जो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर्स का आपको इतना दे रखा है ऑन प्रिंसिपल, इस अमाउंट पे, ये प्रिंसिपल है आपका, उस पर आपका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 34.02 का आ रहा है। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो आपको डिफरेंस फार्मूला पता होना चाहिए। ये एक तरह का शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हो, शॉर्ट फार्मूला बोल सकते हो, शॉर्टकट बोल सकते हो। वो आपका क्या है, जो आपका डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में 2 ईयर्स का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, R/100² इंटू P इज़ द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला होता है, आप नोट कर लो ये फॉर्मूला को, इसी को यूज़ करके मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। देखो आपको डिफरेंस दे रखा है कितना 34.02, मतलब आपके पास जो यहाँ पे डी की जगह वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 34.02। रेट आपसे पूछा है, रेट को रेट ही रहने दो, अपॉन 100² इंटू आपके प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है दैट इज़ 4200, प्रिंसिपल के आपको अमाउंट ऑलरेडी दे रखी है। तो आप क्या करोगे, ये 4200 मल्टीप्लाई वाला है, पहले इधर लिख के आके क्या कर लोगे, डिवाइड में ले आओगे 4200, ये पॉइंट हटाओगे, ये भी आपका 100 आ जाएगा, और ये आपका क्या आएगा R² मतलब R इंटू R, 100 इंटू 100। ये सिंप्लीफाई करने का तरीका बताया, इसलिए मैंने ऐसे खोल के लिख दिया ताकि आप ये 100 से ये 100 कैंसिल कर सको, ये 100 से ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल कर सको। अब आपके पास क्या बच गया इधर 3402 अपॉन 42। जब आप कटिंग करोगे आपके पास 81 आ जाएगा, इधर कटिंग करने के 42 को 81 से मल्टीप्लाई करोगे 3402 आ जाएगा। R² 81, किसकी स्क्वायर 81 होती है 9 की, तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना आ गया आपका 9%। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, आपको साइड्स दे रखी हैं ट्रायंगल की 16, 30 एंड 34। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड, आपसे शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड की लेंथ पूछी है कि वो क्या होगी, हमें नहीं पता क्या होगी, उसके लिए हम देख लेते हैं। ये आपको नहीं पता ट्रायंगल कैसा है कैसा नहीं है, मैं मान लेती हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, शॉर्टेस्ट लैटिट्यूड, या राइट एंगल ट्रायंगल ना हो के मैं ये मान लेती हूँ ये ऐसा कुछ ट्रायंगल है, हमसे एल्टीट्यूड पूछा है मतलब ये पूछा, ठीक है। और हमें पता है ट्रायंगल का फॉर्मूला का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, क्या होता है बेस इंटू हाइट, हमसे हाइट ही पूछी है, बेस जहाँ पे जब भी शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड आ जाए तो आपकी जो हाइट होगी वो सबसे बड़ी वाली बेस लेनी होती है आपने, शॉर्टेस्ट, ये आपका कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड आएगा तो उसका जो बेस होगा वो सबसे लॉन्गेस्ट बेस होगा, जितना बड़ा बेस होगा उतनी एल्टीट्यूड छोटी बनेगी। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट की जगह
लॉन्गेस्ट पूछा होता, लार्जेस्ट पूछा होता, तो आप बेस में सबसे छोटी वैल्यू लेते। यहाँ अगर 34 पूछा है दैट मीन्स आपका सबसे लॉन्गेस्ट, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कौन है 34, मतलब आपसे बेस किसके बारे में पूछा गया 34। ये आपको पता है कि यहाँ हाफ लगेगा, बेस में 34 आएगा तो आपका हाइट निकल जाएगा। पर ये हमें पता है फॉर्मूला किसका होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है। दैट मीन्स सबसे पहले तो आपको इस ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए। और हमें पता है 9th क्लास में हमने पढ़ा हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑफ गिवन 3 साइड्स। अगर हमारे पास कोई 3 साइड वाला ट्रायंगल है उसका एरिया का फॉर्मूला हमें निकालना आता है। वो पहले आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड बोला है, शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड आपकी लॉन्गेस्ट बेस पे बनेगा और लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड आपका शॉर्टेस्ट बेस पे बनेगा। यहाँ पे शॉर्टेस्ट बोला था तो आपका बेस लॉन्गेस्ट वाला जो इस तीनों में कौन है 34 आपका लॉन्गेस्ट बेस है, तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट बेस में 34 हमने लिखना है। तो हमारा सबसे पहले काम क्या है, हम एरिया निकाल लेंगे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन सबसे ईजी था अभी तक का, मेरे हिसाब से सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन यही आया है। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन भी शायद सबसे ईजी था, पर चलो ये भी क्वेश्चन आज की क्लास का ईजीएस्ट क्वेश्चन मैं मानूंगी। हीरोन्स फार्मूला एक बार रिकॉल करा देती हूँ। सबसे पहले हमने एस निकालना होता है, सेमी पेरीमीटर, वो आपका क्या निकलता है a+b+c/2। मतलब आप तीनों साइड्स को क्या करोगे, ऐड करोगे और 2 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। जब आप तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 80 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 40। फिर एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एस, S-A, S-B एंड S-C। जब आप इसको लगाओगे यू विल गेट 40 इंटू 40 - 16। जब आप 40 को 16 से माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 24। जस्ट वेट, हाँ जी, ऐसे ही 40 को 30 में से माइनस करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 10। अगेन 40 को 34 में से माइनस करोगे यू विल गेट 6। फिर आप इसको खोल के लिख दोगे, ये 0 और ये 0, 10 आपका बाहर आ गया, अंदर आपका रह गया 4। 24 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 × 6, और ये आपका 6 आ गया। ये 6 आपका एक बाहर आ गया, ये आपका 4 आपका बाहर आ गया। तो जो आपका एरिया आया इस क्वेश्चन का वो कितना आ गया, 240 आपका एरिया आ गया। फिर हमने क्वेश्चन में क्या किया हुआ था, सॉरी रब कर दिया मैंने, चलो कोई नहीं, यहाँ लिख देती हूँ। अब आपका एरिया कितना आ गया, 240। फॉर्मूला था हमारा हाफ, बेस हमने कितना लिया 34, हाइट हमने निकालनी है। हाइट एक साइड रहने दो, 240 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 34 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 14.1। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप ये भी आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द डायमेंशंस ऑफ क्यूब इज 30 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड हमें पता है क्यूबॉइड की डायमेंशन में आता है क्या क्या है, एक लेंथ आती है, एक ब्रेथ आती है, एक हाइट आती है। मतलब आपको L+B+H की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी है 30 दे रखी है। दूसरा उन्होंने क्या बोला हुआ है, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड आपको दे रखा है। जिनको पहली बात तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला नहीं पता वो नोट कर लो। जो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √L² + B² + H²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। ये आपको दे रखा है 2√77। ये आपको कितना दे रखा है, 2√77। ठीक है, आपको ये दो चीज़ें दे रखी हैं। अगर मैं फॉर्मूला, क्योंकि अब मेरे को चाहिए क्या, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2LB + BH + HL। ये आपका फॉर्मूला होता है। आप देखो आपको चीज़ें क्या दे रखी हैं। थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला, अदरवाइज बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। एक आपके पास LBH है, एक L² + B² + H² है, एक आपको 2LBH BH HL चाहिए। तो ये सारा कुछ किस फॉर्मूले में रिलेट कर रहा है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, ये सारा कुछ किस फॉर्मूले में रिलेट कर रहा है, ये आपका L+B+H की होल स्क्वायर फार्मूला है, जो क्या होता है हमारा A² + B² + C² + 2AB BC CA। यही आपका फॉर्मूला होता है। अगर मैं इस फॉर्मूला के लिखूँ तो आप देखो इस फॉर्मूला में आपके पास फर्स्ट पार्ट भी है, सेकेंड पार्ट भी है और थर्ड पार्ट आपने निकालना है। तो बस जो आपका पेपर में ट्रिकी था, बस ये कंसेप्ट समझने वाला था कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। जिस बच्चे ने ये समझ लिया यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा,
उसके लिए क्वेश्चन इजी था, बाकियों के लिए थोड़ा टफ हो गया। चलो अब l प्लस बी प्लस एच की वैल्यू हमें 30 गिवन है, तो यहाँ पे डाल देते हैं। ये क्या बन जाएगा, 30 की स्क्वायर बन जाएगा। हाँ जी, एल प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हमें रूट में दिया है। पहले तो आप इसकी क्या कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, ये इससे कट हो जाएगा। जब आप इसको करोगे क्या आएगा, 4 इंटू 77, जो आपका कितना आ जाएगा 308। कितना आ जाएगा 308। दैट मीन्स इस टर्म की वैल्यू आपकी 308 आ गई। प्लस ये टर्म हम एज सच लिख देंगे क्योंकि हमने डायरेक्ट यही टर्म फुल फ्लेज्ड निकालनी है। तो आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे। 30 की स्क्वायर आपका क्या होता है 900। 900 में से ये 308 क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। ये आपका टोटल सरफेस एरिया ही है, इसको एज सच टोटल सरफेस एरिया लिख दोगे। जब आप इसको माइनस करोगे यू विल गेट 592। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ 592। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली आस्क टेल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई भी आपको डाउट रह जाता है डेफिनेटली आप अपना डाउट लिखो, मैं आपको डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में पक्का आपका डाउट क्लियर करूँगी, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट इज वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन। इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला, अगर जिसको पता था वो फॉर्मूला, उसके लिए क्वेश्चन 1 मिनट का था। इवन 1 मिनट से भी कम सेकेंड में ये क्वेश्चन हो सकता है। जिसको नहीं पता था उसको थोड़ा टाइम लगा होगा या छोड़ ही दिया होगा। आपको फॉर्मूला बताती हूँ, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज, अगर वो स्टॉपेज नहीं लेती है और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है, जब उसने बीच बीच में स्टॉपेज लिया तो उसका एवरेज देखा तो 64 किलोमीटर पर आवर रहा। हाउ मैनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप ऑन द एवरेज पर आवर, एक पर एवरेज पर आवर में ट्रेन ने कितनी देर का स्टॉपेज लिया, आपने मिनट्स में निकालना है। तो हिंदी में देख लो, एक ट्रेन बिना ठहराव के 80 किलोमीटर की औसत गति से चलती है, एवरेज स्पीड इतनी है उसकी। अगर ठहराव के साथ देखते हैं तो इतनी गति से चल रही है। ट्रेन प्रति घंटा औसतन कितने मिनट रुकती है, आपसे ये पूछा गया, कितनी देर का उसने स्टॉपेज लिया है। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिख रही हूँ, बस अपने वो फॉर्मूला याद रखना। आपका सारे क्वेश्चंस विदाउट स्टॉपेज और विद स्टॉपेज वाले इस फॉर्मूला से डेफिनेटली होंगे। क्वेश्चन आपका है टाइम ऑफ रेस्ट निकालना है, ये निकालना है ना आपने, टाइम ऑफ रेस्ट या टाइम ऑफ स्टॉप, ये किसके इक्वल होता है आपका, ये होता है डिफरेंस इन देयर एवरेज स्पीड। जो दोनों की एवरेज स्पीड है उसका आपने डिफरेंस देखना है अपॉन स्पीड विदाउट स्टॉपेज, बिना स्टॉपेज की स्पीड से आपने डिवाइड कर देना। दैट्स इट, दिस इज़ द फॉर्मूला। ये आपका फॉर्मूला, इसको आप नोट कर लो। जहाँ आप नोट्स बना रहे हो, नहीं बना रहे तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे स्टॉपेज विदाउट स्टॉपेज वाले इस क्वेश्चन से निकल जाएंगे। अब देख लेते हैं डिफरेंस ऑफ एवरेज स्पीड, पहले कितनी थी 80, फिर कितनी हुई 64, तो ये आपका डिफरेंस आ गया इन दोनों का। अपॉन विदाउट स्टॉपेज, विदाउट स्टॉपेज वाली कितनी थी आपकी 80। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 80 में से 64 गए, कितना हो गया 16, कितना हो गया 16/80। जब आप इसको करोगे 16 के टेबल में 80 कितने पे आता है आपका, 5 पे आता है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1/5। ये आपका रहा, क्योंकि सारा कुछ हम किलोमीटर पर आवर में देख रहे थे, ये आपका टाइम आवर्स में आया, क्योंकि यहाँ पे आर ही किलोमीटर पर आवर ले रहे हो, अगर मिनट में ले रहे हो तो मिनट में आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये आपका ये आवर्स में टाइम आया। बट उन्होंने क्वेश्चन में आपसे कितना पूछा है, मिनट में पूछा। हमें पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो हम 1/5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 12 मिनट्स। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 12 मिनट्स। दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। होप क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्या लगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। पेपर में 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, आपने याद क्या रखना है, डिफरेंस ऑफ एवरेज स्पीड अपॉन स्पीड विदाउट स्टॉपेज, दैट्स इट। इतना बेसिक सा फॉर्मूला आपने लगाना था और आपका क्वेश्चन साथ के साथ ही सॉल्व हो जाना था। तो ये फार्मूला, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ये फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए, इनसे क्वेश्चन इजी निकल जाते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बोट कैन ट्रेवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम and return downstream to the original point in 2 hours 20 minutes. If speed of stream is 2 km per hour, then the speed of boat in the still water is. तो उन्होंने क्या बोला, एक नाव 2 घंटे 20 मिनट में धारा की प्रतिकूल 16 किलोमीटर जा सकती है और मूल बिंदु पर लौट सकती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर है
तो स्थिर पानी की नाव की गति कितनी होगी। मतलब अगर एक नाव को आने में और जाने में जो टाइम लग रहा है 2 घंटे 20 मिनट में आ जा सकती है, तो धारा अगर जब हम ऐसे मैं बात करूँ आपसे कि जब पानी बह रहा है तो उसकी स्पीड इतनी है, तो स्पीड बोट की पूछी है स्टिल वाटर में, अगर पानी नहीं बहेगा तो उसमें आपकी स्पीड कितनी होगी, वो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऐसे में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का केस पता होना चाहिए। देखो उसने ट्रेवल कितना किया 16 किलोमीटर, ये आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये आपको टाइम में गिवन है, स्पीड आपको पता नहीं। पहले तो आपको पता होना चाहिए ये डिस्टेंस टाइम का कंसेप्ट, ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस में ये याद रखना है, जब आपसे अपस्ट्रीम का पूछें, अपस्ट्रीम में हमेशा आपने x माइनस वाई लेना होता है, और डाउनस्ट्रीम में आपने हमेशा क्या लेना होता है, x प्लस वाई लेना होता है। स्पीड को क्या लेना होता है, x प्लस वाई। अब यहाँ पे x y है क्या, x आपकी वो स्पीड है जब वो स्टिल वाटर में है, और y आपकी वो स्पीड है जब वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, जो आपको इस क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 2 किलोमीटर। मतलब y की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपके पास ऑलरेडी 2 है, ऑलरेडी क्या है, 2 है। और आपसे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आपसे पूछी गई है, मतलब आपसे x निकालने को पूछा है इस क्वेश्चन में। पहले तो आपको बेसिक बिल्कुल पता होनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में आपने माइनस के साथ लेनी होती है दोनों के स्पीड्स, और डाउनस्ट्रीम में आपने दोनों स्पीड्स को क्या लेना होता है, प्लस के साथ लेना होता है। एक आपकी स्पीड होती है स्टिल वाटर की, एक आपकी होती है स्ट्रीम की, मतलब विद वाटर, ठीक है। अगर टाइम देखूँ, टाइम का अगर स्पीड का फॉर्मूला आपका डिस्टेंस बाय टाइम है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, 16 किलोमीटर, और स्पीड आपकी फॉर द अपस्ट्रीम वो कितनी थी, x माइनस 2, और डाउन स्ट्रीम की आपकी कितनी है, x प्लस 2। ये आपको पता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बेसिक रब कर रही हूँ मैं थोड़ा सा, जिसने अभी नोट नहीं किया होगा थोड़ा सा वीडियो बैक करके नोट कर लेना। उन्होंने आपको क्या बोला है, आपको 2 आवर्स 20 मिनट्स बोला है। पहले तो इसको एक ही नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 आवर्स 20 मिनट को हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें आंसर किलोमीटर पर आवर में चाहिए, मिनट में कन्वर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ 2 आवर रहने दो, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से डिवाइड करोगे ये 1/3 आ जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन में एलसीएम लोगे 6 + 1/3 दैट इज़ 7/3, तो आपका जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7/3। मतलब जो टोटल टाइम लग रहा है ओरिजिनल पोजीशन में आने में वो कितना लग रहा है, 7/3। मतलब हम देखें टाइम को कंपेयर कर रही थी, क्यों टाइम को कंपेयर किया, क्योंकि मेरे पास टाइम गिवन था, तो मैंने इस इक्वेशन को भी टाइम में लिख लिया, उस इक्वेशन को भी टाइम में लिख लिया, और टाइम के साथ क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। अब आपने क्या लेना है इस क्वेश्चन में, जस्ट टेक एन एलसीएम। जब आप एलसीएम लोगे x माइनस 2 और x प्लस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 16x प्लस 2 प्लस 16x माइनस 2। बाकी आप 16 कॉमन भी ले सकते हो, और क्वेश्चन को इजी करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए पहले ही 16 कॉमन ले लो, ताकि उसके बाद आपके पास क्या बच जाए, सिर्फ x प्लस 2 और x माइनस 2। 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास 2x आ जाएगा। एलसीएम ले कॉमन लेके कर लेती हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। 16 अगर मैं कॉमन ले लूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ x माइनस 2 आ जाएगा। 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। 2x को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 32x। क्या आ जाएगा, 32x। नीचे आप फॉर्मूला लगा दोगे a² माइनस b² का, वो हमें पता है a माइनस बी ए प्लस बी होता क्या है, a² माइनस b²। देन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे 32 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 96x, और यहाँ पे आपका 7x² माइनस 28 आ जाएगा। आई होप आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी आती होगी। 7x² माइनस 96x माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा आपकी। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 2 मेथड्स होते हैं रूट्स निकालने के, एक आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b + माइनस √d/2a वाला, और एक आपका बिल्कुल बेसिक मेथड होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। जिसको जो मेथड ईजी लगता है वो उस मेथड से निकाल सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं अभी वो कर रही हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर रही हूँ। 96 के फैक्टर्स अगर मैं बनाऊँ तो क्या बन जाएंगे, 98 - 2, ठीक है। -98 + 2 आपके फैक्टर्स बन जाएंगे। 7x कॉमन आ जाएगा, उसके बाद आपके पास यहाँ पे x - 14 बच जाएगा,
मैं ये होप ये आपको चीज़ें क्लियर होंगी। इस चीज़ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करी एक एक स्टेप बता के। बाकी अगर कोई ऐसा होगा जिसको एक एक स्टेप जानना है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैम हमें ये चीज़ बता दो, ठीक है। और आपका दूसरा फैक्टर यहाँ पे +2 कॉमन आएगा ना, तो आपका यहाँ दूसरा फैक्टर -2/7, ये आपके पास 2 आ जाएंगे। माइनस वाला हम निगलेक्ट कर देंगे। आपका आंसर क्या आ जाएगा 14 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर कोई डाउट रह जाता है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 वुमेन्स एंड 5 मैन कैन डू अ वर्क इन 60 आवर्स। ये भी आपका जो क्वेश्चन है डिस्पेंसी का था, मतलब इसमें भी आपके ऑप्शंस मैच नहीं करेंगे जब हम सॉल्व करेंगे। इस वजह से ये भी क्वेश्चंस कैंडिडेट के लिए निगलेक्ट कर दिया गया था। देन हाउ मैनी आवर्स 8 मैन एंड 12 वुमेन विल कंप्लीट दैट वर्क, कि 8 मैन और 12 वुमेन उस काम को कितनी देर में कंप्लीट करेंगे। ये आपको पता होगा जो फॉर्मूला यूज़ होता है इसमें कौन सा होता है, जितने पर्सनस है जितने दिन में कर रहे हैं अपॉन जितना काम कर रहे हैं। सिमिलरली पर्सनस, डेज, ये आपका बेसिक फार्मूला जो वर्क टाइम में सबसे ज़्यादा फार्मूला यूज़ होता है वही यहाँ फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना क्या है। इजी है, कोई टफ नहीं है, पर चलो इस क्वेश्चन के करने के बहुत मेथड्स हैं, पर मैं आज आपके साथ एक ही मेथड डिस्कस करूँगी। अगर किसी को उस मेथड में कोई भी दिक्कत होगी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, फिर मैं दूसरे मेथड से नेक्स्ट क्लास में बता दूँगी आपको। अब ये अब हम सारा कुछ एक चीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब मैंस में कर लो या वुमेंस में कर लो। मैं हर एक मैन को वुमेंस के साथ कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है। हमें पता है जो 5 मैन है या 8 वुमेन है वो 60 घंटे में काम कर रहे हैं। थोड़ा सा हिंदी में देख लो ताकि आपको क्लियर हो जाए क्वेश्चन। यदि 3 महिलाएं या 5 पुरुष एक काम को 60 घंटे में करते हैं, यहाँ का मतलब क्या है, जो काम 3 वुमेन कर रही है 60 आवर में वही काम 5 मैन कर रहे हैं 60 आवर्स में। तो उन्होंने बोला है अब 8 मैन और 12 वुमेन मिल के काम करेंगे तो कितनी देर में काम कंप्लीट हो जाएगा, ये उन्होंने आपसे पूछा है। तो 8 पुरुष और 12 महिलाएं उसी काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे और एंड का ध्यान रखना। और का मतलब क्या है, या इन्होंने किया या इन्होंने किया। एंड का मतलब है इन दोनों ने मिल के करना है। क्लियर हुआ क्वेश्चन। और एंड का ये मतलब है यहाँ 3 मैन वुमेन्स ने 60 घंटे में काम किया, यहाँ 5 मैन लगा लो उस काम को करने के लिए 60 घंटे ले रहे हैं। अब यही मैं इकट्ठा काम करवाना है मैंने 8 मैन से और 12 वुमेन से, तो मेरा काम कितनी जल्दी हो जाएगा। तो अगर हम देखें 5 मैन किसके बराबर है, हमारी 3 वुमेन के बराबर। सॉरी मैंने 8 लिख दिया। मतलब 5 मैन किसके बराबर का काम कर रहे हैं, 3 वुमेन का काम कर रहे हैं। तो एक मैन कितनी वुमेन के बराबर का काम कर रहा है, मतलब 3/5 वुमेन के बराबर का काम कर रहा है। और मुझे कितने मैन चाहिए काम करवाने के लिए, मुझे कितने मैन चाहिए काम करवाने के लिए, 8 मैन चाहिए। मतलब जो 8 मैन है वो कितना काम करेंगे, वो 3/5 इंटू 8 वुमेन जितना काम करेंगे। मतलब अगर हम देखें तो 24/5 वुमेन जितना ये काम करेंगे। बाकी हमारे पास और 12 वुमेन्स हैं। तो अगर हम देखें टोटल, यहाँ लिख रही हूँ, एक हमारे पास है 24/5 वुमेन्स और एक हमारे पास है 12 वुमेन। अगर मैं इनका एलसीएम लूँ 24 + 60/5, यहाँ 0 नहीं आएगा, 24 + 60/5 मतलब 84/5 वुमेन्स एक काम को कंप्लीट कर रही हैं, ठीक है। ये मतलब इतना वर्क डन मुझे करवाना है किन से, ये 8 मैन और 5 वुमेन से मिल के। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में देखते हैं। हमें पता है क्या, लेट द डे ऑफ कंप्लीट वर्क बी x। मुझे नहीं पता कितना काम है, मैंने मान लिया वो काम को x मान लिया। कितना मान लिया, x मान लिया। कितने दिन में करें मुझे नहीं पता ना, मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया मैन डे वर्क, ऐसे ही मैन डे वर्क, पर्सनस डे वर्क। जब 3 वुमेन करी थी, अभी हम सारा कुछ वुमेन्स में कंपेयर कर रहे हैं, मैं मैन के साथ नहीं करी। सारा कुछ मैंने मैंस को वुमेन्स में कन्वर्ट कर लिया। 3 वुमेन 60 घंटे में काम करी थी। 3 वुमेन कितने घंटे में काम करी थी, 60 घंटे में। वर्क को W ही रहने दिया क्योंकि मेरे को नहीं पता कितना वर्क किया, या वर्क को आप 100 ले लो अपनी तरफ से, वो आप कर सकते हो। अब मेरे पास कितनी वुमेन्स है,
84/5 वुमेन्स है, डेज मुझे निकालने हैं, वर्क दोनों में काम तो सेम ही करना है, मतलब दोनों वर्क इक्वल हो जाएंगे और दोनों वर्क आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, बिकॉज वर्क सेम ही है। जितना मैंने उधर काम करा था वही काम मैंने इधर करना। तो अगर मुझे डेज निकालना है, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो और ये आप चीज़ यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 75/7। कटिंग करने पे आपके पास 75/7 डेज आ जाएंगे। सो इस क्वेश्चन का ये आंसर था, जो कि ऑप्शन में नहीं था, इस वजह से ये भी क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया गया। सेम क्वेश्चन आप जैसे मैंने वुमेन की तरह करा है, आप मैन में कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 5 मैन को 3 वुमेन्स के साथ कंपेयर करा है, आप 3 वुमेन को 5 मैन के साथ कर लो, नो इशू एट ऑल। तो होमवर्क में आप दूसरे मेथड से करके देखना। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आएगा तो मेरे को बताना, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट इज ए एंड बी कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 30 डेज। ए और बी 2 पर्सन है, वो किसी काम को 30 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब ए काम को कितने डेज में कर रहा है, 30 डेज में, बी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है। बोथ स्टार्टेड द वर्क, दोनों ने काम इकट्ठा स्टार्ट किया है, बट ए लेफ्ट आफ्टर 6 डेज। बट ए ने क्या कर दिया, 6 डेज बाद लेफ्ट कर दिया। इन हाउ मैनी डेज द वर्क कम्प्लीटेड, कितने दिनों में वर्क कंप्लीट होगा। पहले इसको मैं इजी मेथड से करवा देती हूँ। देखो ए का काम कितना है, ए 30 दिनों में काम कर रहा है, बी आपका 20 दिनों में कर रहा है। पहले तो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो आपके पास कितना आएगा, मतलब 60 वर्क हमने करवाना है। अगर हम देखें इसकी क्षमता कितनी होगी, कैपेसिटी निकालनी होती है तो दोनों को डिवाइड कर लो। इसकी कैपेसिटी कितनी है 2 और इसकी कैपेसिटी कितनी है 3, ये हमने कैपेसिटी देख ली। बोथ स्टार्टेड द वर्क, दोनों ने इकट्ठे काम करना शुरू कर दिया, मतलब दोनों ने इकट्ठे काम करना। 2 और 3 कैपेसिटी के हिसाब से देखें, 2 और 3 एक दिन में 5 काम कर लेते हैं। हमने 60 काम करवाने हैं और 5 काम एक दिन में कर लेते हैं। बट ए लेफ्ट आफ्टर 6 डेज, 6 दिन इन्होंने इकट्ठे काम किया, मतलब एक दिन में 5 काम कर रहे थे तो 6 दिन इकट्ठे काम किया, मतलब 30 वर्क इन्होंने इकट्ठा कर लिया। इन हाउ मैनी डेज वर्क कम्प्लीटेड। अब देखो टोटल वर्क हमने करवाना कितना था, 60। या आप ऐसे समझ लो मैंने 60 बक्से पैक करवानी है। ए 2 बक्से पैक करता है और बी 3 बक्से पैक करता है। दोनों ने इकट्ठे पैक करना शुरू किया, 6 दिन तो उन्होंने इकट्ठे काम किया। 6 दिन में दोनों ने इकट्ठे काम करके 30 बॉक्सेस पैक कर दिए। अब कितने बॉक्सेस बच गए मेरे पास, 30 बॉक्सेस ही बच गए। कितने बॉक्सेस बच गए, 30। अब ए तो चला गया, ए ख़त्म हो गया। अब काम कौन करेगा, सिर्फ बी काम करेगा। बी एक दिन में 3 ही बॉक्स पैक कर सकता है, तो उसको 30 बॉक्स पैक करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 3, मतलब उसको कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। पहले 6 दिन दोनों ने काम किया, फिर 10 दिन बी ने काम किया। 10 + 6 आपका कितना हो गया, 16। मतलब आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, 16। ये आपका था थोड़ा बेसिक और फटाफट वाला मेथड। अब थोड़ा सा डिटेल वाला मेथड जो आप अपनी ड्यूरिंग योर स्टडीज़ पढ़ते हो, वो वाला मेथड भी सीख लो, क्योंकि कई बच्चों को वो वाला मेथड इजी लगता है। चलो वो भी आपको पता होना चाहिए। देख लो अब इसमें क्या है, ए काम 30 दिन में कर रहा है, मतलब एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/30। एक दिन में कितना काम करेगा, 1/30। जस्ट गिव मी 1 मिनट। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये ऐसे करो, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा देती हूँ, अभी मुझे जाना पड़ेगा। ये वाले और जो 2-3 क्वेश्चंस रह गए और साथ में इंग्लिश और हिंदी वाला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप पिछले पार्ट्स रिवाइज कर लो। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो नेक्स्ट वीडियो के लिए, सो दैट जैसे नेक्स्ट वीडियो है आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।